और खबरों में आज बात होगी कोरोना पर केंद्रीय राहत पैकेज को लेकर केंद्र पर सीएम गहलोत के प्रहार की। सीएम ने पैकेज को डिफेक्टिव बताया है और बात होगी बोर्ड के रिजल्ट फॉर्मूले की। बताएंगे कैसे सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के नतीजे किस आधार पर निकाले जाएंगे और बात होगी पानी की किल्लत को लेकर शहर शहर प्रदर्शन की भी और साथ ही दिखाएंगे रेगिस्तान के जहाज ऊंट के संरक्षण से जुड़ी खबर। इन सभी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पैकेज पर पॉलिटिक्स की। पैकेज पॉलिटिक्स, कोरोना से जंग की तैयारी का दरअसल जायजा लेते हुए सीएम अशोक गहलोत ने आज केंद्र की कोरोना नीति को कटघरे में खड़ा किया। वहीं केंद्र का जो कोरोना पैकेज है उसे डिफेक्टिव कहा। सीएम बोले कि हमने पीड़ित परिवार की जो जरूरतें हैं उस हिसाब से पैकेज दिया, तो केंद्र का पैकेज 18 साल होने के बाद मिलने वाली सहायता क्यों है, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना पैकेज पर डिफेक्टिव वार। पैकेज बहुत शानदार दिया है और भारत सरकार का जो पैकेज है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पैकेज में भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज है। केंद्र का 18 साल बाद वाला पैकेज। जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसके, उसका भी वो 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे। खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे, 18 साल के बाद में उनको फिर 23 साल तक देंगे हम लोग उनको एडोक मदद करेंगे। 23 साल होने पे 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है, 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा, वो काटेंगे, किसी को नहीं मालूम। वैक्सीनेशन के अगले फेज की तैयारी पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत केंद्र की नीति पर तंज कसना नहीं भूले। कोरोना काल में राजस्थान सरकार के कामकाज को शानदार बताते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और पीड़ित परिवार के लिए उठाए गए कदम के मामले में भी राजस्थान देश में अव्वल है, जबकि केंद्र का पैकेज महज सुर्खियां बटोरने वाला है। 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या फायदा पहुंचाई है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रति माह। विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये। वहीं वैक्सीन की सप्लाई को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र पर तंज कसा। गहलोत बोले कि तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीन ही कोरोना को हराने का हथियार है, लेकिन अगर पिछली बार की ही तरह इस बार भी सप्लाई में मुश्किल आई तो कोरोना से जंग पर असर पड़ेगा। लोग चिंता ये है कि 21 तारीख की वैक्सीन शुरू होगी और वो वैक्सीन जो है 21 तारीख के बाद में सप्लाई उसकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि सप्लाई रहेगी तो ही जाके काम चलेगा और सप्लाई नहीं रहेगी और बार बार केंद्र बंद करना पड़ता है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने की भी सीएम ने आलोचना की और कहा कि दुनिया में किसी भी सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया। बीच में जो राज्यों पे डाल दिया गया था वो बहुत ही गलत निर्णय था और ये ठीक कहा गया कि कभी वैक्सीन सब लगती है, भारत सरकार लगाती है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क हैं वो वैक्सीन लगाते हैं खुद। सीएम गहलोत ने वैक्सीनेशन पर राज्य स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग में हर पहलू पर अच्छा काम किया। ये जो व्यवस्था हमने करी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राजस्थान की व्यवस्था एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमने आज आप बताइए कि जिस रूप में 5,91,000 वैक्सीन ले गए पर डे उस वक्त में, और शायद आपको ये बताया भी गया है पूरे देश में हम लोग वैक्सीन के अंदर भी टॉप पे थे। महाराष्ट्र और राजस्थान टॉप पे थे, 19-20 का फर्क था। आपको बता दें कि 16 जनवरी से 16 जून तक प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ। वहीं अब 18+ के लोगों के लिए 21 जून से नया नियम लागू होगा। केंद्र सरकार ने इस
साल के अंत तक देश के सभी पात्र लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है, तो राजस्थान सरकार ने भी अगले फेज के लिए पूरी तैयारी की है। दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मुख्यमंत्री गहलोत ने तीसरी लहर से प्रदेश को सतर्क रहने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला लेवल तक वैक्सीनेशन पर संवाद कर लोगों को आने वाले खतरे से बचने की सलाह देते दिखे। आज भी ये जो हमारे देश के अंदर डेल्टा जो आया है, ये करीब 70 देशों में पहुंच चुका है, अमेरिका सहित, इंग्लैंड सहित, कम ज़्यादा। लोग चिंतित है क्योंकि बड़ा घातक है। अब नया वेरिएंट और आ गया। इसके अलावा जितनी ज़्यादा इसमें रोकने में देरी होगी, उतनी ज़्यादा ये अपना रूप बदलता है। ये बहुरूपीय की तरह है और रूप बदल करके नए रूप में आता है, और किसी को पता नहीं कि आने वाला वेरिएंट कमज़ोर पड़ेगा या और ज़्यादा तीव्र होगा, घातक होगा, ये किसी को पता नहीं। और कोई राजनीति नहीं। मैं आज फिर कहना चाहूँगा, जहाँ जिंदगी में एक व्यक्ति को बचाने का सवाल है, प्रदेशवासी को, चाहे वो कोई जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, किसी विचारधारा का हो, वो हमारे लिए बराबर है। आप सबके लिए बराबर होना चाहिए। गांव में भी गुटबाजी होती है, विचारधारा अलग अलग होती है, लोगों की अलग अलग धर्म जाति लोग रहते हैं। अभी धर्म ये कहता है, इंसानियत ये कहती है, धर्म इंसानियत है अभी तो, और इंसानियत ये कहती है कि जो आपके सामने हैं, क्या वो कोई विचारधारा का है, कोई धर्म जाति का, उसकी जीवन रक्षा हम कैसे करें, उसको हम गाइड कैसे करें, उसकी मदद कैसे करें। ये वक्त है मानवता के लिए, पूरी दुनिया में, देश में, प्रदेश के अंदर। उसको फॉलो करके ही हम इतिहास बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस माहौल में हम लोग सब रम गए हैं और लोगों ने साथ भी दिया है। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत राजनीति चलती रहती है, क्योंकि कई लोगों की सहन शक्ति कम होती है, कईयों की ज़्यादा होती है। और लोकतंत्र का नाम दूसरा सहन शक्ति है। गांधी जी ने भी कहा था, टॉलरेंस पावर। क्योंकि आप ये आलोचना भी करें, कमियां बताएं विपक्ष, आप उसको वेलकम करो मन के अंदर, उसको सुधार कर लो, पब्लिक में इंटरेस्ट में हो। तो कोई बिना तथ्य का आरोप लगाए तो वो गलत बात है। जो अभी रघु शर्मा जी ने विस्तार से बता दिया आपको, वो होना नहीं चाहिए था। और इस बार बच्चों के लिए आएगी, थर्ड वेव आएगी, कोई पता नहीं क्या होगा। समान रूप से सबको, बुजुर्गों को, युवाओं को, बच्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि कोई माँ बाप, दादा दादी नहीं चाहेंगे कि मेरे रहते हुए मेरा पोता या मेरी पोती या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जाए। बच्चों को लेकर ज़्यादा लोग चिंतित हो गए हैं। आज ये अभियान मेरे ख्याल से आज जो प्रारंभ हुआ है, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, दुनिया के मुल्कों में एक बात कॉमन हो गई कि या तो आप वैक्सीन लगा लो और बच जाओ। वैक्सीन के अलावा कोई चारा नहीं है। इजराइल में वैक्सीन लग गई, अब मार्च हट गया वहाँ पर। कई मुल्क ऐसे हैं जो लॉकडाउन खत्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वापस वेरिएंट आ जाता है। ये हमारे वाला पहुँच गया, हमारा डेल्टा वाला वहाँ पहुँच गया लंदन में, तो और रुक गया उनका काम। परंतु बाय एंड लार्ज जो है, ये वैक्सीन ही इलाज है परमानेंट। जब तक वैक्सीन नहीं लगे तब तक मास्क इलाज है। मास्क बहुत बड़ा इलाज है, वैक्सीन का मुकाबला है मास्क में भी। डबल मास्क लगा तो और भी अच्छी बात है। ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। मास्क और वो जो पूरा प्रोटोकॉल है, थोड़ा दूर खड़े होना, आपस के अंदर भीड़ भाड़ से बचना, बिना मतलब घर से मत निकलो। बात छोटी छोटी है। मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, आप कम से कम जो आज इस विषय को सुन रहे हैं, कृपा करके आप भी भूमिका अदा करें कि किस प्रकार हम लोगों तक बात पहुँचाएँ कि वैक्सीन क्यों जरूरत है। पंजाब से राजस्थान आए दूषित पानी की समस्या पर आज राजस्थान, पंजाब और केंद्र सरकार की बैठक हुई। इसमें एक कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच का फैसला हुआ। बैठक के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि दूषित पानी के लिए दोनों ही राज्यों की नाकामी है। दोनों राज्यों की सरकारों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए आज जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलानी पड़ी।
पंजाब और राजस्थान को लेकर गंदे पानी की समस्या पर अभी बैठक खत्म हुई है और इसमें खुद मौजूद थे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सर, जो समस्या है गंदे पानी की, राजस्थान और पंजाब दोनों में एक ही सरकार है, तो दिक्कत कहाँ रही, क्यों नहीं है हल हो पा रही? देखिए, मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता कि सरकार एक है, पर मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही सरकारों का ग्रोस फेल्योर है कि उनके कारण से ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हुई कि 70 दिन से इकट्ठा हुआ 1000 लगभग MLD का इंडस्ट्रियल और सीवेज वेस्ट जो है वो बह करके आगे लोगों के घरों में पीने के पानी के बाद में पहुँचे। 70 दिन से प्यासे लोग जो पानी का इंतजार कर रहे थे उनके घर में वो जहर पीने के लिए पहुँचा। निश्चित रूप से दोनों राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ राज्य सरकारों ने किसी तरह का निर्णय नहीं किया। इसी के लिए आज जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठकर हमने बातचीत की है। पंजाब सरकार के प्रतिनिधि, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CWC और नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, इन सब के प्रतिनिधियों के साथ में बैठ के बातचीत की है। ऐसी सारी ग्रॉस पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना, पोल्यूशन की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और जो प्रोजेक्ट्स पंजाब में टाइमलाइन से पीछे या टाइमलाइन के आगे साथ चल रहे हैं, उन सब की समीक्षा करके अगले 7 दिन में रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट आने के बाद में उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़वी, न्यूज़ 18। राजस्थान के घरों में उद्योगों का जहरीला पानी पहुंचने की जांच करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। 1 हफ्ते में कमेटी जांच कर रिपोर्ट देगी। पंजाब से राजस्थान के घरों तक पहुंचे दूषित पानी की समस्या पर केंद्र सरकार और पंजाब राजस्थान की बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की पंजाब राजस्थान में सरकार है मगर कोई तालमेल नहीं है, इस वजह से राजस्थान को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। के बीच में दूषित पानी को लेकर अभी बैठक खत्म हुई है और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। सर, ये जो दूषित पानी का मामला था, इसमें फैसला क्या हुआ? ऐसा है कि बड़ा दुख का विषय है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उनके बीच में तालमेल नहीं है और उसकी वजह से राजस्थान को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जो पंजाब से जो फैक्ट्रियों के अंदर जो केमिकल युक्त पानी है वो राजस्थान के अंदर नहर के माध्यम से आता है और उसको पीने से वहाँ पर जिस तरह से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है और आम व्यक्ति उसको पी नहीं सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि पंजाब की जो सरकार है वो इस मामले को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसके लिए आज हम मंत्री जी से, यहाँ पर भारत सरकार के मंत्री जी से, गजेंद्र सिंह जी से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है और यहाँ पूरे अधिकारी भी थे और यहाँ से टीम गठित होगी और टीम गठित जो आने वाले विदिन 10-15 दिन के अंदर रिपोर्ट ला के देगी और उसके बाद में एक्शन होगा। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से पंजाब की सरकार है वो इस विषय को लेकर गंभीर नहीं, क्योंकि उनको राजस्थान की चिंता नहीं है और जनता राजस्थान में भी रहती वही जनता है, जो पंजाब में रहती भी जनता वही है। इसलिए पंजाब की सरकार को और राजस्थान की सरकार को दोनों को बैठकर इसके ऊपर संज्ञान लेनी चाहिए और मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की सरकार इसके अंदर अगर गंभीरता से विषय लेती तो दोनों सरकारें एक ही और इसका समाधान हो जाता। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़वी, न्यूज़ 18। वसुंधरा समर्थक और बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने राजस्थान बीजेपी को सुझाव दिया। कहा, वसुंधरा पार्टी की एक क्राउड पुलर और वोट स्विंग कराने वाली राजनेता है, उन्हें बीजेपी को उन्हें आगे रखकर चलना चाहिए। वसुंधरा जी क्राउड पुलर और वोट स्विंग करवाने की ताकत रखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को वसुंधरा जी को आगे रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में और आगे सरकार बनाने में वसुंधरा जी की ज़रूरत है। वसुंधरा जी को पार्टी आगे रखे तो ये सबके हित में है। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम को लेकर अब बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि 6 विधायक कांग्रेस के विरोध के आधार पर बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते, बाद में सभी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए 6 विधायकों ने पीसी करके जो है कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है और कुछ विधायकों को उन्होंने गद्दार की संज्ञा दी कि उन्होंने बगावत करके और गद्दारी पार्टी के साथ की, कांग्रेस के साथ की। इस विषय में मेरा ये कहना है कि ये 6 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी
के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। कांग्रेस उम्मीदवारों के विरोध के आधार पर ये लोग चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन इन्होंने 6 की 6 ने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बताएंगे सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के नेता हैं प्रदेश में क्या कह रहे हैं कोरोना अपडेट्स के आंकड़े। रफ्तार पर जो कि संक्रमण की रफ्तार रही है उस पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन काफी हद तक टूटी है, पर पूरी तरह नहीं, इसलिए सावधानी अब भी जरूरी है। बीते 24 घंटे में 205 नए कोरोना केसेस प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, वहीं 10 लोगों की कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में मौत हुई है। इसी वक्फे में यानी बीते 24 घंटे में 895 ऐसे मरीज रहे जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, इनमें से कईयों को डिस्चार्ज भी किया गया। अब स्थिति यह है कि जो एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में बाकी रह गई है वो 5000 से कम है। 4262 एक्टिव केसेस हैं। और अब बात करते हैं बीजेपी के इंटर्नशिप प्रोग्राम की, और इसे पढ़ने के बाद चौंकिएगा नहीं, समझा रहे हैं। बीजेपी यूथ प्रोफेशनल्स को पार्टी से जोड़ने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने वाली है। इस प्रोग्राम का मकसद पार्टी की पहुंच प्रोफेशनल्स में बढ़ाना है, साथ ही प्रोफेशनल्स के जरिए जनाधार भी मजबूत करना है। बीजेपी का यूथ प्रोफेशनल्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम। प्रोफेशनल्स बनेंगे मददगार, मजबूत करेंगे जनाधार। बीजेपी का मिशन प्रोफेशनल्स। जी हां, बीजेपी ने यूथ प्रोफेशनल्स को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी। पार्टी की युवा मोर्चा इकाई डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील समेत अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को जोड़ रही है और इसके लिए 6 जुलाई से इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू करने जा रही है। अब तक इस इंटर्नशिप के लिए 175 से ज्यादा प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि बीजेपी प्रोफेशनल्स को जोड़ने की कवायद को स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप डेवलपमेंट बता रही है। इसका फायदा ये होता है कि अगर उनकी स्किल्स डेवलप होती हैं और उनकी लीडरशिप डेवलप होती है, वो समाज का नेतृत्व करते हैं, एक सही दिशा में जाते हैं, तो इससे समाज को बहुत बड़ा फायदा होता है। उनको स्किल्ड और अच्छे नेता मिलते हैं, उनकी आवाज उठाने वाले लोग मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि इससे पूरे समाज का फायदा होता है। आइए अब आपको बताते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में यूथ प्रोफेशनल्स को कौन कौन से गुर सिखाए जाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत पार्टी के दिग्गज नेताओं के संघर्ष की कहानी बताई जाएगी। स्टडी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बेहतर लीडर बनने के गुर सिखाए जाएंगे। भारत के संविधान और पार्टी के संविधान के बारे में बताया जाएगा। ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता में माहौल बनाने तौर तरीके के बारे में भी बताया जाएगा। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के खिलाफ फैक्ट्स के साथ जवाब देने के गुर सिखाए जाएंगे। नेगेटिव पब्लिसिटी और पॉजिटिव पब्लिसिटी में अंतर करना भी सिखाया जाएगा। पार्टी के बेहतर काम की ब्रांडिंग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी जहां यूथ प्रोफेशनल्स को कई तरह के गुर सिखाकर अपने जनाधार को और मजबूत करने के लिए नवाचार करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की इस कवायद पर तंज कस रही है। बीजेपी का क्या एंट्रेंस प्रोग्राम है, आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, चंदे में घोटाला कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 1 घंटे बाद में 18 करोड़ में हो रही है। इससे बड़ी कला किसी में देश और दुनिया में कहीं नहीं है जो बीजेपी के पास में। इनको इंटर्नशिप की जरूरत ही नहीं है। ये तो ट्रेनिंग लिए ले आए हैं घोटाले के नाम से, भ्रष्टाचार के नाम से, झूठ बोलने के नाम से, बेईमानी करने के नाम से, एक दूसरे को सीनियर लीडर को निपटाने के नाम से। ये सब ट्रेंड हैं लोग। कांग्रेस भले ही बीजेपी की यूथ प्रोफेशनल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम पर कमेंट कर रही हो, लेकिन बीजेपी इसके जरिए प्रोफेशनल्स और जनाधार को साधने में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट।
2021 में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में मार्किंग का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपर्ट कमेटी ने इससे जुड़ा मसौदा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिसके मुताबिक इस बार 12वीं की बोर्ड परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के परिणाम के आधार पर होगा। बारहवीं बोर्ड का मार्किंग फॉर्मूला तैयार, 31 जुलाई तक आएगा परिणाम। बोर्ड परीक्षा 30-30-40 का फॉर्मूला। केंद्र सरकार की 13 सदस्यीय स्पेशल कमेटी की इस सिफारिश को अगर देश की सर्वोच्च अदालत की अंतिम मुहर लग जाए तो पहली बार देश भर में 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कोरोना के खतरनाक होते रूप को देखते हुए सीबीएसई भी बगैर परीक्षा लिए परिणाम जारी करने पर सहमत तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी किस आधार पर 12वीं की परीक्षा देने वाले करीब 14 लाख स्टूडेंट्स का परिणाम घोषित किया जाए। लेकिन स्पेशल कमेटी ने जो मसौदा तैयार किया है उसके मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के परिणाम पर होगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में 10वीं और 11वीं के परिणाम का 30-30% वेटेज मिलेगा, जबकि 12वीं के प्री बोर्ड परिणाम का 40% वेटेज मिलेगा। एक्सपर्ट कमेटी ने तय किया है कि 10वीं के 5 विषयों में से 3 विषय के मार्क्स का एवरेज फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। 11वीं के 5 विषय के एवरेज को फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। सीबीएसई ने इसी फॉर्मूले के मुताबिक 31 जुलाई तक रिजल्ट फाइनल करने का ऐलान किया है। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी। वहीं 12वीं बोर्ड के फॉर्मूले को स्टूडेंट्स सही तो ठहराते हैं, लेकिन थोड़ा चिंतित भी हैं। डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज्यादा है, 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं, या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है, उसको 40 करा है आपने, थोड़ा ज्यादा कर सकते थे तो वो थोड़ा बेटर होता। बाकी मैं खुश हूँ। 11th का बहुत ज्यादा ले लिया उन्होंने, 10th का अगर लेंगे ज्यादा और 12th का ज्यादा लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये जो 30% 10th के बेस पे सर हमें दे रहे हैं, अब हम सर 10th में जिस बच्चे का नंबर कम होगा तो सर उस बच्चे का भी तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सर हम प्री बोर्ड को इतने सीरियसली नहीं लेते। प्री बोर्ड को सर हम हल्के में लेते, तो हमें उस तरह से हमने तैयारी नहीं किया होता सर। आपको बता दें कि कोरोना के खतरनाक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून को 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया था। इसके बाद 24 राज्यों ने भी 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी। केरल पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित कर चुका है। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट पॉलिसी के आधार पर ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा का भी परिणाम तय होगा। इससे पहले 10वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार करने के लिए भी सीबीएसई ने एक रिजल्ट कमेटी तैयार की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और आगे कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे रेगिस्तान के जहाज के संरक्षण की।